आदाब नमस्कार, मैं रदा खानम। आप देख रहे हैं सियासत टीवी पर हिंदी समाचार। एक नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। बांग्लादेश डिपोर्ट किए जा रहे हैं लोग, याचिकाकर्ता की अपील पर जज ने कहा नहीं सुनेंगे याचिका। महबूबा मुफ्ती ने दिया कश्मीरी पंडितों की वापसी पर जोर। दिल्ली के जंगपुरा में झुग्गी बस्तियों पर चला बुलडोजर, निकल रहा पीड़ितों का गुस्सा। ईद उल अजहा पर्व को लेकर मौलाना फरंगी महली ने जारी की एडवाइजरी। 9 साल की बच्ची से रेप, गले पर सीने पर गहरे जख्म, 6 दिन से जूझने के बाद मौत। लाखों मुसलमानों को सऊदी अरब ने मक्का जाने से रोका। अब समाचार विस्तार से। घुसपैठिया करार देकर लोगों को बांग्लादेश डिपोर्ट करने की असम सरकार की नीति के खिलाफ दाखिल याचिका सुनने से सुप्रीम कोर्ट ने इनकार कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि याचिकाकर्ता हाई कोर्ट जाएं। एक याचिकाकर्ता ने सुप्रीम कोर्ट में व्यक्तिगत पीड़ा रखी और कहा कि शायद बिना उचित प्रक्रिया के अचानक उसकी मां को बांग्लादेश भेज दिया गया है, उसे पता भी नहीं है कि मां कहाँ है। कोर्ट ने कहा कि इस याचिका पर अगले सप्ताह सुनवाई की बात की जाएगी। 30 मई को मुख्य न्यायाधीश BR गवई, जस्टिस ऑस्टिन जॉर्ज मसीह और जस्टिस AS चंद्रोकर के बेंच के सामने यूनुस अली नाम के शख्स ने याचिका दाखिल कर कहा था कि उसकी मां को असम पुलिस ने अवैध रूप से हिरासत में ले रखा है। यूनुस अली के वकील शोएब आलम की दलीलों पर सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई के लिए 2 जून की तारीख दी थी। यूनुस अली ने अपनी मां मुनव्वरा की जल्द रिहाई के लिए अनुरोध किया था। याचिकाकर्ता का आरोप है कि 24 मई को उसकी मां को बयान दर्ज करने के बहाने धुबरी पुलिस थाने बुलाया गया और फिर हिरासत में ले लिया गया। इस दौरान एडवोकेट शोएब आलम ने आपत्ति जताते हुए इस पर भी चिंता जताई कि राज्य में लोगों को हिरासत में लिया जाता है और रातों रात बांग्लादेश निर्वासित कर दिया जाता है, जबकि उनके कानूनी मामले लंबित हैं। वकील ने कोर्ट को बताया कि यूनुस अली की मां की ओर से 2017 में एक विशेष अनुमति याचिका यानी SLP दायर की गई थी, जिस पर नोटिस जारी किए गए, लेकिन फिर भी लोगों को निर्वासित किया जा रहा है, जबकि इस अदालत में सुनवाई अभी भी जारी है। महबूबा मुफ्ती ने LG मनोज सिन्हा से कश्मीरी पंडितों की घाटी में वापसी और अमरनाथ यात्रा को लेकर महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा की। उन्होंने पंडितों के लिए राजनीतिक आरक्षण, PM पैकेज, कर्मचारियों की तबादले की प्रक्रिया में सुधार और जेल में बंद व्यक्तियों की रिहाई की मांग की है। It's a long drawn process. We have started something. देखिए, जो हमने नॉमिनेशन की बात की है उसमें तो सिक्योरिटी का कोई इशू नहीं आता है। उसमें तो ऑलरेडी अपने पंचायत में यहाँ कश्मीरी पंडित लड़े हमारे इलेक्शन। तो अगर यहाँ आप असेंबली में रिजर्वेशन देते हैं, दैट इज द बेस्ट वे टू एम्पावर कश्मीरी पंडित्स एंड लेट देम बिकम अ पार्ट वंस अगेन ऑफ दिस कश्मीर। तो मुझे लगता है कि हमने अपने हिसाब से कोशिश की है। वी कांट बी परफेक्ट बट वी हैव ट्राइड आवर बेस्ट। और ये भी हमने कहा कि अभी जो जेलों में हमारे लोग हैं उनके जिनके खिलाफ कोई सीरियस चार्जेस नहीं है, ईद को मद्देनजर देखते हुए उनको रिहा किया जाए। थैंक यू सो मच। थैंक यू। कांग्रेस सांसद प्रमोद तिवारी ने कहा कि भाजपा बेशर्मी से ऑपरेशन सिंदूर का राजनीतिकरण कर रही है। हम सशस्त्र बलों को नमन करते हैं, लेकिन ये गलत है कि भाजपा श्रेय लेती है। बलों का अपमान करना बंद करें। ये वही सेना है जिसने देश की रक्षा की है और दुनिया का नक्शा बदल दिया है। एक तरफ हमारे CDS चौहान साहब का ये बयान आ रहा है और दूसरी तरफ बेशर्मी के साथ, मैं शब्द का प्रयोग कर रहा हूं, बेशर्मी के साथ भारतीय जनता पार्टी ऑपरेशन सिंदूर का राजनीतिकीकरण कर रही है। सेना के शौर्य और पराक्रम का हम झुक के प्रणाम करते हैं, पर उसको भाजपा का पराक्रम बता देना, प्रधानमंत्री जी का कह देना, अपने ऊपर ले लेना, तो सेना का अपमान बंद करो। सेना के शौर्य की गाथा का राजनीतिकीकरण न करो। हमारी यही सेना है, यही सेना थी, जहां जरूरत पड़ी है इसने देश की रक्षा की है और अगर सीमाओं के पार जाके जरूरत पड़ी है तो दुनिया का भूगोल बदलकर बांग्लादेश बनाने वाली सेना है भारतीय जनता पार्टी। तुम इसका अपमान बंद करो, इसका राजनीतिकीकरण बंद करो। JDU सांसद संजय कुमार झा ने कहा कि यहां पर सत्तारूढ़ पार्टी के सदस्य और अन्य नेता बैठक में शामिल थे। काफी लाभदायक बैठक रही। आतंकवाद के खिलाफ हमें ये पूरा समर्थन दे रहे हैं। उन्होंने कहा कि PM मोदी का बयान सही है कि पानी और खून एक साथ नहीं बह सकते, सभी जागरूक हैं। आतंकवाद खत्म होने के बाद ही कोई बात हो सकती है और जो भी बात होगी वो दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय बात होगी। ये रूलिंग पार्टी के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट थे, जो यहाँ के जो प्राइम मिनिस्टर जिस पार्टी के चेयर प्रेसिडेंट,
उसी पार्टी के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट और दूसरे लीडर्स इस मीटिंग में आए हुए थे। उसके बाद रूलिंग पार्टी का दूसरा पार्टी जो है उन लोगों से भी मीटिंग हुई, इनके मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स थे और मेरे ख्याल से काफी फ्रूटफुल मीटिंग हुआ। अवेयर है ये लोग और इस इशू पर इंडिया को पूरा सपोर्ट कर रहा है टेररिज्म के लड़ाई को लेकर। कुछ क्वेश्चंस थे उनके। एक तो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ने ये भी कहा कि मोदी जी का जो ये स्टेटमेंट है वो सही है कि ब्लड एंड वाटर कैन नॉट फ्लो टुगेदर, कि सही लाइन है। वो इंडस वाटर ट्रीटी पर बोल रहे थे कि ऐसे कैसे हो सकता है। तो हम लोगों ने भी कहा कि भाई प्रियम्बल में ही इस ट्रीटी में है कि प्रियम्बल में ही है कि कॉपरेशन एंड फ्रेंडशिप, ये दोनों अगर खत्म है तो ट्रीटी कहां बचती है। और हम अपना 80%, ये भी बड़ा अजीब है कि ये ट्रीटी, अब पता नहीं मुझे उचित नहीं, लेकिन 80% अपना पानी अपने एरिया का दुनिया में कोई देश नहीं होगा, हमने नहीं देखा है जो अपने घर का पानी अपने लोगों को जरूरत को छोड़ करके और दूसरों को वो पानी दे दिया और वो वहां से केवल हम लोगों को बंदूक का गोली ही भेजता है वहां से। तो ये तो कोई मतलब ही नहीं है। खैर एक पार्ट है। तो ये पर इन लोगों का कहना था कि कैसे सही बात है ये, और ये लोग भी अवेयर है कि वहां पर जो घटना हुआ है। हम लोगों ने कहा कि भाई आपकी बात होती है, इन लोग का रिलेशन है वहां से, क्योंकि बता रहे थे कि वो पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर आने वाले थे यहां पर और वो कैंसिल हो गया जब ये घटना हो गया 7 मई के बाद, उस बैकग्राउंड में कैंसिल हो गया। तब इन्होंने हम लोगों ने कहा कि आप बात होती है तो कहिए। आप विधायक अमानतुल्लाह खान ने कहा कि हमें सुप्रीम कोर्ट से राहत मिली है कि कोर्ट दोबारा खुलने के बाद जुलाई में एक नियमित पीठ इस मामले की सुनवाई करेगी। जो परिवार प्रभावित होने वाले थे उन्हें पीएम उदय और के तहत आवेदन दायर करने के लिए कहा गया है। ये समझौता पिछले 40 सालों से मौजूद है और अब अनाधिकृत रूप से नियमित हो गया है। सुप्रीम कोर्ट से आज हमें ये राहत मिली है कि ये जो रेगुलर बेंच है उसमें जुलाई फर्स्ट वीक में जब भी कोर्ट खुलेगा तो उसके अंदर ये सुना जाएगा और तब तक जो भी लोग हैं जिन लोगों पर ये खतरा मंडरा रहा था उनको कहा गया कि वो पीएम उदय में या जो भी वो रिलीफ ले सकते हैं वो ले लें और अपनी एप्लीकेशन जिस तरह से पीएम उदय में और दूसरे लोग उसमें कवर हो रहे हैं उस तरह से इन लोगों को भी अपना इंडिविजुअल एप्लीकेशंस देनी है और उसमें हम लोग भी अपनी तरफ से पूरा देंगे। क्योंकि ये जो एरिया है, देखिए 2014 का जो प्रोटेक्टेड लैंड है, जो 2014 का पार्लियामेंट ने प्रोटेक्ट किया है, वो उसमें आता है अनऑथराइज रेगुलाइज का पार्ट है और बाकायदा ये पिक एंड चूज वाला डीडीए ने अपनाया है, जो कि गलत है। क्योंकि मैं वहां विधायक हूं और मैं जानता हूं कि ये मेरा पूरा इलाका 40 साल से ज्यादा इसको बने हुए, और 2014 में तो पार्लियामेंट से प्रोटेक्ट किया कि जो भी कॉलोनीज बन गई हैं और अनऑथराइज रेगुलाइज हैं और उसके अंदर जो भी कंस्ट्रक्शन है उस तक को प्रोटेक्ट किया। कॉलोनी तो पहले से प्रोटेक्टेड है, तो ये गलत तरीके से ये पिक एंड चूज वाला रास्ता इख्तियार किया है डीडीए ने, और डीडीए ने गलत रिपोर्टिंग की है। तो उसी चीजों को देखते हुए हम यहाँ सारे फैक्ट लेकर के आए थे। इसमें 3 चीजें हैं, एक तो पीएम उदय वाला है, पीएम उदय वाले में हम कवर्ड होते हैं। दूसरा अनऑथराइज रेगुलाइज का पार्ट है, कुछ एरिया तो ऐसा है जो 75 में अनऑथराइज रेगुलाइज हुआ है, कुछ एरिया उसके बाद अनऑथराइज रेगुलाइज हुआ है, और ये तो बटला हाउस का मेन एरिया उसके पीछे तक का सारा जो है वो अनऑथराइज रेगुलाइज का पार्ट है। और तीसरा जो 2014 में पार्लियामेंट ने जो प्रोटेक्ट किया है कि 2014 तक जो भी कंस्ट्रक्शन हो गया, जो भी कॉलोनीज हैं वो उनको तोड़ा नहीं जाएगा, तो उसमें भी हम कवर्ड होते हैं। तो गलत कर रहा है डीडीए और उसके लिए हम लोग आए हैं और हमें पूरी इसको जुलाई में सुना जाएगा, जो रेगुलर बेंच सुनेगी और उसमें हमें पूरी राहत मिलेगी। आंखों में आंसू, माथे पर शिकन और जहन में छिन जाने का दुख है। यह हाल है दिल्ली के जंगपुरा इलाके का, जहां अवैध झुग्गियों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की जा रही है। हाईकोर्ट के आदेश पर प्रशासन ने 350 से ज्यादा अवैध झुग्गियों पर बुलडोजर चलाकर उन्हें ध्वस्त कर दिया है। जंगपुरा के मद्रासी इलाके में रविवार तड़के पुलिस और प्रशासन की टीम बुलडोजर के साथ पहुंची और झुग्गियों को ढहा दिया गया। आज जंगपुरा के मद्रासी इलाके में ये तस्वीरें सामने आ रही हैं। इस मलबे में लोग अपना सामान ढूंढते हुए नजर आ रहे हैं। मकान बना के देंगे, 20-25 लाख रुपए खर्चा करके देने बोलो, मैं तैयार हूँ मैं आने के लिए मद्रास। 10 महीने से हम बहुत लड़ा सरकार से, यहीं कुछ नहीं हो रहा तो वहाँ क्या होगा सर। मेरा बच्चा को कुछ नहीं मिला, ये मेरे का भी यही है, कुछ नहीं मिला, क्या करूँ। तमिलनाडु को पहले संभालो ना, उसके बाद दिल्ली में हो ना आप लोग। दिल्ली में तो हम कहीं भी काम करके कमा लेंगे, हम रोड पे भी सो के कमा लेंगे,
यही पहले आप ये जवाब पहले दे देते, हम वहाँ से तमिलनाडु से यहाँ दिल्ली क्यों आ रहे हैं हम? तो अगर अभी वो कह रहे हैं कि हम आप लोगों के लिए घर की व्यवस्था कर देंगे, तो कहाँ देंगे घर हमें? जहाँ से आप आए सबको उनकी मेरे गाँव पुदुपाली में, मुझे पुदुपाली में जमीन लेके दे देंगे वो। ऐसा वो कह रहे हैं। हाँ, अभी इस टाइम में जा रहा है 1.5 लाख रुपए एक जो गज जो स्क्वायर फीट 1.5-2 लाख रुपए में जा रहा, खरीद देंगे हमें वो, मकान बना के देंगे? 20-25 लाख रुपए खर्चा करके देने बोलो, मैं तैयार हूँ मैं आने के लिए मद्रास। भरोसा नहीं है सर। राशन कार्ड में उन्होंने बोले थे 2,000 2500 देंगे करके, लास्ट में आके उन्होंने क्या करा, गरीबी हजार रुपए पैसे दे रहे हो। तमिलनाडु सरकार कह रही है कि हम आपको घर भी देंगे, रोजगार भी देंगे। ऐसे में अगर मिलता है तो क्या जाएंगे वापस? हाँ तो जाएंगे, अपने घर जाना पसंद करेंगे। तो कितना भरोसा है, क्या सरकार दे पाएगी आपको लगता है? सर नहीं देगा सर, नहीं होगा। क्यों, ऐसा क्यों लगता है आपको? हाँ सर, हमारा तो मतलब हम 10 महीने से हम बहुत लड़ा सरकार से, यहाँ ही कुछ नहीं हो रहा तो वहाँ क्या होगा सर? 70-80 साल हो गया, इधर ये बच्चा पैदा हो गया, ये सबको कुछ होगा, कुछ नहीं मिला। सारा अभी नया आके उसको सारा मिला, मेरा बच्चा को कुछ नहीं मिला। ये मेरे का भी यही है, कुछ नहीं मिला। मेरे क्या करूं, रात को कितना मच्छर डाल कर इधर मंदिर के पास बैठ गया। तमिलनाडु सरकार कह रही है कि लोगों को उनके गांव में ही घर और नौकरी दी जाएगी। अच्छा, तो क्या आप लोग वापस जाना चाहते हैं? मैं जा रही हूँ, अभी जा रही हूँ। यहाँ रहने के लिए फायदा नहीं है। हम वही मजदूर काम कर रहे थे, हम कोटियों में जाकर गाड़ी उड़ी साफ करते थे, वही काम है। अभी सारा 2 मिनट में सारा हो गया, काम खत्म कर दिया उन्होंने, बीजेपी वालों ने। तो अब वहाँ पर क्या काम की उम्मीद करते हैं, क्या काम करते हैं? जो भी काम देंगे कर लेंगे हम, बेहतर काम करें, कुछ भी काम करें, देने के लिए कहेंगे तो हम कर लेंगे। हम पढ़े लिखे तो है नहीं, अनपढ़ आदमी, हम जो भी काम देगा हम कर ही लेंगे। आरएलडी नेता मल्लूक नागर ने कहा कि देश में इंडिया गठबंधन की सबसे बड़ी पार्टी कांग्रेस है और उसकी प्रमुख सहयोगी टीएमसी है। उन्होंने आरोप लगाया कि जब इन दोनों दलों के नेता डिबेट में हमारे साथ होते हैं और जो बातें करते हैं या प्रश्न उठाते हैं तो ऐसा प्रतीत होता है कि उनके बयानों का सीधा लाभ देश की जनता को नहीं बल्कि हमारे दुश्मनों को होता है और इससे देश को नुकसान पहुंचता है। देश में जो सो कॉल्ड इंडिया गठबंधन, सबसे बड़ी पार्टी कांग्रेस और उसकी साथी टीएमसी भी है, और उनके नेता जिस तरीके से बोल रहे हैं, जिस तरीके से डिबेट पे हमारे साथ होकर के बोलते हैं, ऐसा लगता है कि ये जो बातें कर रहे हैं, जो प्रश्न पूछ रहे हैं, जो बात कर रहे हैं, इनका सीधा सीधा फायदा पाकिस्तान को होगा और सीधा सीधा नुकसान हमारे देश को होगा। तो ये तो बिल्कुल ठीक ही कहा है, इस तरह की चीजों को अवॉइड करके, और देश सबसे पहले हम सबको देखना चाहिए। जो पिछले दिनों देश की जो सरकार के जो विदेश मंत्रालय और रक्षा मंत्रालय के जो प्रवक्ता थे, उन्होंने इस बात को पहले ही क्लियर कर दिया था। ये दोबारा से दोहराई जा रही है बात। और जहां तक बात है सेशन बुलाने की, ये लोग जो पार्लियामेंट चलती है तो सीटें खाली पड़ी रहती हैं, हम देखते हैं हमारे बराबर में, और पिछले 5 सेशन चलने नहीं दिए। और जब पाकिस्तान की संसद चली थी तो हमारे देश के सब टेलीविजनों पर उनकी खबरें चलती थी, उनकी स्पीच दिखाते थे। अभी ऑपरेशन सिंदूर जारी है, बंद नहीं हुआ है। ऐसी स्थिति में आपके लिए देश पहले है, ऑपरेशन सिंदूर में अगर कहीं जरूरत पड़ी तो वो पहले है, या ऐसी चीज आप करना चाहते हो जो हमारे देश की जो सिक्योरिटी से संबंधित जिस तरह के लोग कांग्रेसी सवाल पूछ रहे हैं, वहां भी ऐसा ही बोलेंगे कि वो बाहर जाएं और पाकिस्तान में जश्न मने। राजधानी लखनऊ की ईदगाह इमाम मौलाना खालिद रशीद फरंगी महली ने आज ईद उल अजहा को लेकर एडवाइजरी जारी की है। इसमें उन्होंने साफ सफाई से लेकर कुर्बानी तक के लिए बातें कही हैं। महली ने मुसलमानों को सलाह दी है कि कुर्बानी की रस्म अदा करते समय स्वच्छता का ध्यान रखें, आसपास साफ सफाई बनाए रखें। इस 7 जून 2025 को मनाई जाने वाली ईद उल अजहा यानी बकरीद के सिलसिले में इस्लामिक सेंटर ऑफ इंडिया फरंगी महल लखनऊ ने 12 पॉइंट एडवाइजरी जारी की है, जिसमें कि मुसलमानों को हिदायत दी गई है कि ईद उल अजहा के मौके पर कुर्बानी हर साहिब हैसियत, हर साहिब निसाब मुसलमानों का इस्लामी फ़रीज़ा है। लिहाजा जिन लोगों पर कुर्बानी वाजिब है वो कुर्बानी का ज़रूर अहतमाम करें, क्योंकि कुर्बानी का कुछ और बदल नहीं है। और कुर्बानी इस साल ज़िलहिज्जा के 3 दिन यानी अंग्रेज़ी के हिसाब से 7, 8 और 9 जून को की जा सकती है।
और इस सिलसिले में इस बात का ख्याल रखें कि सफाई का और हाइजीन और क्लीनिनेस का पूरा अहतमाम किया जाए और कहीं पर भी रोड साइड पर या गली में कुर्बानी ना की जाए, बल्कि जो पहले से डिजिग्नेटेड स्पॉट्स हैं वहीं पर खाली कुर्बानी की जाए और कुर्बानी के जानवर के खून को गली में नालियों में ना बहाया जाए, क्योंकि मजहबी तौर पर भी ये मना है और हाइजीनिक पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये नुकसानदेह है। लिहाजा उसको कच्ची मिट्टी में दफन कर दें ताकि वो पेड़ पौधों की खाद भी बन सके। और उसी के साथ साथ कुर्बानी करते वक्त ना कोई वीडियो बनाया जाए, ना फ़ोटो ली जाए और ना उसको जाहिर सी बात है सोशल मीडिया पर अपलोड किया जाए। और इस बात का ख्याल रखा जाए कि कुर्बानी के जानवर के गोश्त का एक हिस्सा गरीबों में और गुरबा में ज़रूर तकसीम करें। और जो कि ईद उल अज़हा की नमाज के बाद जो दुआएं की जाती हैं वो अल्लाह की बारगाह में कबूल होती हैं, तो लिहाजा इस बात का अहतमाम करें कि अपने और अपने घर वालों के लिए दुआएं करने के साथ साथ अपने मुल्क की तामीर तरक्की और मुल्क की हिफाजत और हमारे जो जवान सरहदों पर मुल्क की हिफाजत कर रहे हैं उनकी भी जान माल की हिफाजत के लिए खुसूसी दुआएं की जाएं और एक अच्छे माहौल में पूरा त्यौहार मनाया जाए। बिहार के मुजफ्फरपुर के कुर्नी की 9 वर्षीय महादलित बच्ची के साथ रेप और हत्या मामले ने लोगों की झकझोर कर रख दिया है। घटना 26 मई की शाम की है। 6 दिनों तक मौत से जूझने के बाद रविवार को पटना के पीएमसीएच में नाबालिग ने दम तोड़ दिया। बीती शाम शव पीड़िता के गांव पहुंचा तो लोगों का आक्रोश फूट पड़ा। परिजन आरोपी रोहित साहनी के घर के सामने अंतिम संस्कार की जिद पर अड़ गए। फिर प्रशासन ने लोगों को समझा बुझाकर अंतिम संस्कार कराया। मुजफ्फरपुर में हुए घटना को लेकर क्या कहें? देखिए, पूरा बिहार शर्मसार है और हमें लगता है कि बिहार की जनता जो है वो हतप्रभ है कि किस तरह से सरकार की कानून व्यवस्था यहाँ चल रही है। बच्चियों के साथ बलात्कार हो रहा है, छिनतई की घटना हो रही है, रॉबरी की घटना हो रही है, गोली मारने की घटना हो रही है। कोई भी इस बिहार में सुरक्षित महसूस नहीं कर रहा है। लेकिन दुख तो इस बात का है कि इसके बावजूद भी सरकार की नींद नहीं खुल रही है। सरकार के महकमे में बैठे लोग कह रहे हैं कि ये सुशासन की सरकार है। अरे अगर सुशासन की सरकार है तो एक बच्ची जिसके साथ रेप होता है और इलाज के लिए पीएमसीएच जाती है, वहां डॉक्टर इलाज नहीं करते हैं, तो ये किस तरह की ढिठाई है? क्या इस बिहार के एक साधारण लोगों को सरकारी अस्पताल में इलाज कराने का भी हक नहीं है? मैं माननीय मंत्री जी से कहना चाहता हूं, मंगल पांडे जी से, कि आप तो बड़े दम भरते हैं, बहुत बड़ा दावा करते हैं कि एसडीजी इंडेक्स में ये हुआ, हमने ये किया वो किया, बिहार ये टॉप है। कहां गई आपकी व्यवस्था? पीएमसीएच में एक इलाज के बिना एक बच्ची मर जाती है और आप इलाज भी ठीक से नहीं करवा पाते हैं। आपको गद्दी पे बने रहने का कोई हक नहीं है। मैं मंगल पांडे जी से मांग करता हूं कि अगर आपको बिहार नहीं संभलता है, बिहार की स्वास्थ्य व्यवस्था नहीं संभलती है, तो आप रिजाइन दे दीजिए। और ये बिहार के लोग इसको बर्दाश्त नहीं करेंगे। और मेरा तो सबसे दुखद पहलू ये है कि ये सरकारी अस्पताल की व्यवस्था पर सरकार की पकड़ तो नहीं ही है, ये बरसों से चिकित्सक की भी बहाली नहीं कर पा रहे हैं, सिस्टर्स की बहाली, नर्सेज की बहाली नहीं कर पा रहे हैं, टेक्नीशियन की बहाली नहीं कर पा रहे हैं। ये कैसा बिहार आप बनाना चाहते हैं? बहुत दुख लगता है। ये शिक्षा और स्वास्थ्य तो बुनियादी बातें हैं। बिहार के लोगों को हम उससे भी मरहूम कर रहे हैं। रोजगार तो दे नहीं पा रहे हैं, बिहार से पलायन जारी है, लोग बाहर जाके रोजगार लेते हैं। और एक आप यहाँ हैं, इलाज भी नहीं दे पा रहे हैं। अब इलाज के लिए भी लोग बाहर जा रहे हैं। हमारा काफी पैसा सिलीगुड़ी जा रहा है, हमारे लोग दिल्ली जाकर इलाज करा रहे हैं। आप इलाज के मामले में लोगों का विश्वास नहीं जीत पा रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी, मैं आपसे गुजारिश करता हूं बिहार के एक साधारण नागरिक होने के नाते कि आपको संवेदनशीलता दिखानी चाहिए और उन पीएमसीएच के उन डॉक्टरों पर और जो व्यवस्था में बने हुए लोग हैं उन पर कार्रवाई करने की जरूरत है, लीपापोती करने की जरूरत नहीं है। और अगर आप संवेदनशील हैं तो मैं यह भी उम्मीद करता हूं कि इस मामले में कार्रवाई होगी ताकि यह एक नजीर बन सके बिहार के अन्य सरकारी अस्पतालों के लिए कि वहां लोग इस तरह की बात ना कर सकें। और ये इस बच्ची के इलाज का मामला नहीं है, वो बच्ची हमारी है और हम उस पर राजनीति करने के लिए आपसे नहीं बोल रहे हैं। बहुत दुखद है ये और मैं पीड़ा के साथ आपके साथ बयान कर रहा हूं। तो मैं उम्मीद करता हूं कि बिहार की सरकार इस पर संज्ञान ले और साथ ही मैं यह भी उम्मीद करता हूं
केंद्रीय मंत्री और सांसद चिराग पासवान 2025 के बिहार विधानसभा चुनाव में उतर सकते हैं, क्योंकि वे सीधे तौर पर ये नहीं कह रहे हैं कि वे चुनाव नहीं लड़ेंगे। इससे लगभग साफ हो गया है कि उनकी भी इच्छा कहीं न कहीं चुनाव लड़ने की है। विधानसभा चुनाव लड़ने के सवाल पर एक बार फिर से चिराग पासवान ने बहुत कुछ साफ कर दिया है। पार्टी ने आपको चुनाव लड़ने के लिए, बिहार विधानसभा चुनाव लड़ने के लिए आपका क्या मत है सर? देखिए, मैं पहले ही कह चुका हूं कि पार्टी की जो राय होगी उसको मैं जरूर उसका मैं पालन करूंगा, बट फिलहाल अभी इस पे और चर्चा होनी बाकी है। लेकिन आपने यह भी कहा है सर कि हम चुनाव जनरल सीट से लड़ेंगे। आपकी पार्टी ने यह भी फैसला किया है कि आप जनरल सीट से चुनाव लड़ेंगे। ये प्रस्ताव आया है पार्टी की तरफ से। राहुल गांधी के भोपाल दौरे पर मध्य प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी ने कहा कि मध्य प्रदेश में कांग्रेस की राजनीति में कल ऐतिहासिक दिन है। पहली बार पार्टी में संगठन सृजन को लेकर एक कार्य योजना बनाई गई है, जिसका शुभारंभ राहुल गांधी जी करेंगे, जिसमें पंचायत स्तर, वार्ड स्तर से लेकर जिले तक पार्टी की मजबूती न्याय आधारित हो और मैं मानता हूं कि लोकतांत्रिक हो। मध्य प्रदेश के कांग्रेस की राजनीति में, मध्य प्रदेश की राजनीति में ऐतिहासिक दिन है कल का। पहली बार पार्टी ने संगठन सृजन को लेकर पूरा एक कार्य योजना बनाई है, जिसका शुभारंभ आदरणीय राहुल गांधी जी करेंगे, जिसमें पंचायत स्तर से लेके वार्ड स्तर से लेके जिले तक पार्टी का स्ट्रेंथन न्याय आधारित हो और मैं मानता हूं कि लोकतांत्रिक हो। उसकी प्रक्रिया को मूर्त रूप दिया जा रहा है। इसके लिए लगभग 61 ऑब्जर्वर पूरे देश के 3 महीने तक मध्य प्रदेश में रहेंगे और गांव-गांव, मोहल्ले-मोहल्ले, वार्ड मीटिंगें होगी और उन मीटिंगों में पार्टी के कार्यकर्ता के अनुसार पार्टी के स्ट्रेंथन के प्रोग्रामिंग को मूर्त रूप दिया जा रहा है। संगठन सृजन का कार्यक्रम पार्टी का एक विजनरी वर्क है और मैं मानता हूं कि हर कांग्रेसी, हर देशवासी, भारतवासी ये चाहता है कांग्रेस मजबूत हो और वैचारिक रूप से पार्टी की जो विरासत है उसको भी आम जनता से कैसे हम जोड़े, उसकी प्रक्रिया का शुभारंभ है। ये एक मील का पत्थर आने वाली भारत की राजनीति का होगा। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के बयान पर राजस्थान सरकार में मंत्री जोगाराम पटेल ने कहा कि कांग्रेस आज तक अपनी नकारात्मक राजनीति से बाज नहीं आए हैं। कांग्रेस के पास ना तो कोई मुद्दा है, ना ही नीति, ना ही नियत है और ना ही कोई कार्यशैली है। वो अपना पूरा दिन सिर्फ मोदी जी की आलोचना करने में निकाल देते हैं। नकारात्मक राजनीति से आज दिन तक बाज नहीं आई है और कांग्रेस के पास न मुद्दे है, न नीति है, न नियत है और न काम करने की कार्यशैली है। वो सिर्फ मोदी जी की आलोचना, यशस्वी भजनलाल जी की आलोचना में अपना पूरा दिन निकाल देते हैं। प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी अपनी सेनाओं ने जो पराक्रम किया है उसकी हौसला अफजाई के लिए और जो पाकिस्तान झूठ फैला रहा है उसको पर्दाफाश करने के लिए और जो योजनाएं है केंद्र सरकार की उनको धरातल पर लाने के लिए रात और दिन लगे हुए हैं। बीकानेर में आए तो बहुत बड़ी सौगात राजस्थान को दी। रेलवे के इतने बड़े कार्यक्रम हुए और रेलवे स्टेशनों का पुनरुद्धार हुआ, उसका कार्यक्रम किया और जहां जहां भी मोदी जी जाते हैं वो विकास कार्यों को समर्पित उनका कार्यक्रम होता है और हमारी सेनाओं ने जो पराक्रम किया है उसको समर्पित कार्यक्रम होता है, उनको हौसला अफजाई के लिए होता है और साथ ही साथ हमारी बहनों का जो सिंदूर छीना उसकी ललकार मोदी जी के भाषणों में, मोदी जी के व्यवहार में दिखती है। इसलिए कांग्रेस की नकारात्मक राजनीति त्यागे, मेरा उनसे निवेदन, नम्रता से निवेदन है और सकारात्मक सुझाव दे, ऐसा मेरा उनसे प्रार्थना है। सऊदी अरब ने हज परमिट के बिना 2,69,600 से ज्यादा लोगों को मक्का में प्रवेश करने से रोक दिया है। अधिकारियों ने कहा है कि हमारा लक्ष्य हज में भीड़भाड़ को रोकना है। सऊदी अरब की सरकार मक्का में भीड़भाड़ के लिए बिना परमिट के आने वाले तीर्थयात्रियों को दोषी ठहराती है। उनका कहना है कि पिछले साल गर्मी में मरने वालों की संख्या में सबसे ऐसे ज्यादा श्रद्धालु शामिल थे। हालांकि बिना परमिट के हज आने वालों पर $5,000 तक का जुर्माना और निर्वासन जैसी सजा देने का प्रावधान है। नियमों के मुताबिक सिर्फ परमिट वाले लोगों को ही हज करने की अनुमति, भले ही वो पूरे साल मक्का में रहते हों। इसमें सऊदी अरब के नागरिक और वहां के निवासी भी शामिल हैं। अधिकारियों ने हज नियमों का उल्लंघन करने के लिए 23,000 से ज्यादा सऊदी के लोगों पर जुर्माना लगाया और 400 हज कंपनियों के लाइसेंस रद्द कर दिए हैं। एक रिपोर्ट के मुताबिक वर्तमान में मक्का में आधिकारिक तौर पर 1.4 मिलियन मुसलमान हैं और आने वाले दिनों में ये संख्या बढ़ सकती है। हिंदी समाचार बस यहीं समाप्त होता है। मुझे दें इजाजत। आप बने रहें सियासत टीवी के साथ।